लाश को यहाँ से हटाओ और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। रात के अंधेरे, बारिश की हल्की फवार और खून की महकने गुली हुई आवाज किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी, मगर एएसपी तैमूर हसन के लिए ये सब मामूल का हिस्सा था। जाए वकुआ पर लगी पीली पट्टी के पीछे खड़ा वो 31 साल नौजवान अपने तासुरात से आरी चेहरे के साथ सब कुछ देख रहा था। शहर का सबसे कम उम्र और सबसे सख्त मिजाज पुलिस ऑफिसर, जिसकी संजीदगी और नज्मो जब्त की मिसालें दी जाती थी। उसकी शख्सियत में मुस्कुराहट या मजाक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके साथ ही एहलकार उससे बात करते हुए घबराते थे और मुजरिम उसका नाम सुनकर कांपते थे। तैमूर हसन एक बंद किताब की तरह था, एक ऐसा राज जिसके माजी ने उसे हॉल में लोगों से दूर रहना सिखा दिया था। उसके वालिद शहर के एक नामवर बिजनेसमैन अक्सर उसके रवैये पर परेशान होते, मगर तैमूर अपने काम, अपनी दुनिया में मगन रहता। उसकी फैमिली में वालिद के अलावा एक छोटा भाई अली था, जो उससे 9 साल छोटा था। दूसरी तरफ शहर की यूनिवर्सिटी की कैंटीन में कहको और बातों का तूफान बरपा था। उस तूफान का मरकज 22 साला मशल फारूक थी, जो बीए जर्नलिज्म के आखिरी साल की तालबा थी, बेबाक, हाजिर जवाब और जिंदगी से भरपूर। उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखों में हर वक्त एक नई शरारत, एक नई कहानी की तलाश रहती थी। वो यूनिवर्सिटी के मशहूर ब्लॉग मशल की खोज चलाती थी, जिस पर वो शहर के अनोखे और दिलचस्प पहलुओं पर लिखती थी। मशल के वालिद प्रोफेसर फारूक एक नेक दिल और सुलझे हुए इंसान थे, और तैमूर के वालिद के गहरे दोस्तों में शुमार होते थे। अली, तुम्हारे भाई को देखकर लगता है जैसे कुदरत ने उनके चेहरे पर नो ट्रेसपैसिंग का बोर्ड लगाकर भेजा हो। क्या वो कभी मुस्कुराते भी हैं, या उस पर भी कोई टैक्स लगता है? मशल ने चाय का कप मेज पर रखते अली से शरारत से पूछा, जिसका क्लास फेलो और दोस्त था। अली ने बेबसी से कंधे हिचकाए। मशल, तुम जानती हो भाई कैसे हैं, वो बस अपने काम से काम रखते हैं। प्लीज उनसे दूर रहा करो ना। दूर? अरे, मैं तो अपने ब्लॉग के लिए उनका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। अनुमान होगा, शहर के सबसे खड़ूस एएसपी से एक मुलाकात। ये सुनकर अली के हलक में जूस अटक गया। खुदा के लिए मशल, ऐसा सोचना भी मत। भाई तुम्हें और दूसरे तुम्हारे कैमरे को एक ही बार में तुम्हारे थाने में बंद कर देंगे। उन्हें जाती जिंदगी में किसी की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। मशल ने अपनी आंखें घुमाई। अरे यही तो चैलेंज है, आवाम को जानने का हक है कि उनका मुहाफिज कैसा है, वो क्या खाता है, क्या पहनता है, उसे गुस्सा क्यों आता है, क्या वो इंसान है या कोई रोबोट? अली की नजरें दरवाजे पर मरकूज थी, जहां से अभी अभी जारा, उनकी क्लास की सबसे ज़हीन और खामोश तबीयत लड़की, गुजरी थी। मशल ने उसकी जोड़ी पकड़ ली। अच्छा, तो जनाब की तवज्जो कहीं और है। जारा कैसी है? अली बौखला गया। कैसी मतलब? ठीक ही होगी, तुम भाई की बात करो। मशल हंसी। भाई की बात तो होती रहेगी, पहले तुम अपनी बात करो। तुम्हारा ये चक्कर कब से चल रहा है? अली ने फौरन मौजू बदला। देखो, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, भाई से दूर रहना है। वो तुम्हारे ब्लॉग के लिए कोई मसालादार खबर नहीं है। मगर मशल के दिमाग में तो अब धुन समा चुकी थी। उसे एएसपी तैमूर हसन की शख्सियत एक ऐसी पहेली लगी जिसे वो हर हाल में बूझना चाहती थी। उसकी सहाफती हिस्स उसे बता रही थी कि इस सख्त खौल के पीछे कोई गहरी कहानी जरूर छुपी है। अगले दिन मशल ने अपना मंसूबे पर अमली जामा पहनाने का फैसला किया। उसने अपना कैमरा, माइक और नोट पैड संभाला और अली को मजबूर किया कि उसे अपने घर लेकर चले। अली हजार बार मना करता रहा, मगर मशल की जिद के आगे उसकी एक न चली। जब वो उसके घर पहुंचे तो शाम ढल रही थी। तैमूर के वालिद घर पर नहीं थे। घर किसी पुलिस ऑफिसर के घर से ज्यादा एक आर्टिस्ट के स्टूडियो की तरह लग रहा था। हर चीज अपनी जगह पर बेदाग और परफेक्ट। इस खामोश और मुनज्जिम माहौल में मशल की शोख शख्सियत बिल्कुल अलग थलग महसूस हो रही थी। अली ने उसे लाउंज में बिठाया और खुद पानी लेने चला गया। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। तैमूर, जो अभी अभी वर्दी उतारकर स्याह टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस नीचे आया था, लाउंज में बैठी उस बिन बुलाए मेहमान को देखकर ठटक गया। उसकी अकाबी निगाहों ने एक लम्हे में मशल और उसके हाथ में पकड़े कैमरे का जायजा लिया। ये सब क्या है? उसकी आवाज बर्फ की तरह सर्द और लहजा इंतहाई स्मार्ट था। मशल, जो उसे पहली बार इतने करीब से देख रही थी, एक लम्हे के लिए उसकी शख्सियत के रूप में आ गई। गहरी स्याह आंखें, ऊंचा कद और चेहरे पर ऐसी संजीदगी कि कोई मुस्कुराने का तसव्वुर भी ना कर सके। एएसपी साहब, मैं मशल फारूक हूँ, मैं आपका इंटरव्यू करने आई हूँ। मशल ने फौरन खुद को संभालते हुए पेशा वराना मुस्कुराहट के साथ कहा। तैमूर ने उसे सर से पांव तक एक ऐसी नजर से देखा जैसे वो कोई मुजरिम हो। मेरी इजाजत के बगैर? अगर इजाजत लेती तो आप कभी ना देते, मशल ने बेबाकी से जवाब दिया।
عوام کو جاننے کا حق ہے کہ ان کا محافظ کیسا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے، کالا، آپ کی جیپ، آپ کے موڈ اور شاید آپ کی روح کی طرح۔ تیمور کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میری ذاتی زندگی عوامی دلچسپی کا معاملہ نہیں ہے اور میری روح تمہاری دائرہ کار سے باہر ہے، یہاں سے جاؤ۔ اتنے میں علی بھی آ گیا۔ بھائی وہ میں تیمور نے اسے ایسی غضبناک نظروں سے دیکھا کہ علی کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اسے لے کر یہاں سے جاؤ بھی۔ لیکن ای ایس پی صاحب، میرا ایک سوال۔ مشل نے ہمت نہیں ہاری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تیمور لمبے لمبے قدم بڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور دروازہ بند ہونے کی آواز نے اس گفتگو کا خاتمہ کر دیا۔ علی نے شرمندگی سے مشل کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا۔ مشل کے چہرے پر شکست کے تاثرات نہیں تھے، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ یہ بے عزتی اسے ایک چیلنج لگی تھی۔ اس نے اپنے کیمرے کو مضبوطی سے تھاما۔ یہ صرف ایک انٹرویو نہیں تھا، اب یہ ایک جنگ تھی، اور مشل فاروق جنگ سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اے ایس پی تیمور حسن کی زندگی میں ایسا طوفان لائے گی کہ ان کے چہرے سے نو ٹریسپیسنگ کا بورڈ ہمیشہ کے لیے اکھڑ جائے گا۔ تیمور کے گھر سے بے عزت ہو کر نکلنا مشل کے لیے شکست نہیں بلکہ اعلان جنگ تھا۔ اس کی صحافتی جبلت اور شرارتی فطرت دونوں بیک وقت جاگ اٹھی تھی۔ اس رات وہ سو نہیں سکی۔ اس نے لیپ ٹاپ پر ایک نیا فولڈر بنایا جس کا نام تھا مشن کھڑوس۔ علی اسے مسلسل پیغامات بھیج کر معافی مانگ رہا تھا اور ساتھ ہی منتیں کر رہا تھا کہ وہ اب اس کے بھائی سے دور رہے، مگر مشل کی دنیا میں اب پسپائی کا کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں علی اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ مشل نے اسے کنٹین میں جا کر پکڑا۔ تم ایسے منہ کے چھپا رہے ہو جسے تم نے نہیں میں نے تمہاری بھائی کی بے عزتی کی ہو؟ مشل نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ علی نے سرگوشی میں کہا، مشل خدا کا واسطہ ہے، بھائی بہت غصے میں تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ تمہیں وہیں گرفتار کر لیتے۔ مشل نے کہکا لگایا، واہ کیا خبر بنتی ہے۔ اے ایس پی نے انٹرویو مانگنے پر صحافت کی طلبہ کو کیا گرفتار۔ میرے بلاگ کے تو مزے آ جاتے، تمہیں ہر چیز میں مذاق سوچتا ہے۔ علی نے مایوسی سے کہا، سنجیدہ لوگوں کے لیے تمہارے بھائی ہے نا۔ مشل نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اپنی جیب سے رنگین سٹکی نوٹس کا ایک پیکٹ نکالا، اب تم میری مدد کرو گے۔ اس رات کے اندھیرے میں جب سارا محلہ سو رہا تھا، علی اپنی چھوٹی سی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کانپ رہا تھا اور مشل کسی ماہر کمانڈو کی طرح دبے پاؤں تیمور کی سیاہ چمکتی جیپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ جیپ جو تیمور کی شخصیت کا عکس تھی، بے داغ، مضبوط اور روبدار۔ مشل کے ہاتھوں میں سینکڑوں رنگین سٹکی نوٹس تھے جس پر اس نے رات بھر جاگ کر سوالات لکھے تھے۔ اسے پہلا پیلے رنگ کا نوٹ جیپ کے بورڈ پر چپکایا، کیا آپ بچپن میں بھی ایسے ہی تھے؟ دوسرا گلابی نوٹ ڈرائیور کے شیشے پر، آپ آخری بار کب ہنسے تھے؟ تیسرا سب نوٹ پیچھے شیشے پر، کہ آپ کو بھی کبھی امی سے ڈانٹ پڑی ہے؟ آپ کا پسندیدہ کارٹون کون سا ہے؟ یا آپ سیدھا کرائم فائلز دیکھتے بڑے ہوئے ہیں؟ کبھی بارش میں بھیگے ہیں؟ کیا آپ کو پکوڑے پسند ہے؟ جلدی پوری جیپ ان رنگین کاغذوں سے بڑھ گئی۔ ہر نوٹ ایک شرارتی سوال کا نشان تھا۔ اپنا کام مکمل کر کے فاتحانہ انداز میں مسکراتی علی کو بھاگنے کا اشارہ کرنے لگی۔ اگلی صبح جب تیمور اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا تو ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی سیاہ جیپ اس کے وقار کی علامت کسی کنڈر کارٹون کے آرٹ پروجیکٹ کا نمونہ بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف چپکے ہوئے رنگین کاغذ ہوا میں ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ اس کے گارڈز اور ڈرائیور پریشان کھڑے تھے کہ صاحب کا رد عمل کیا ہوگا۔ تیمور کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں پڑا، مگر اس نے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی شک نہیں ہوا کہ حرکت کس کی ہے۔ اس نے لمبے لمبے سانس لیے، اپنے غصے کو قابو کیا اور ڈرائیور کو حکم دیا، یہ سب صاف کرو 10 منٹ میں۔ اس کا پورا دن تفتیش اور میٹنگز میں گزرا، مگر اس کے دماغ کی کونے میں وہ رنگین کاغذ اور ان پر لکھے بچگانہ سوالات اٹکتے رہے۔ یہ اس کی پرسکون اور منظم زندگی پر پہلا حملہ تھا جو اسے بری طرح کھٹک رہا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر ماحول عجیب تھا۔ تیمور، علی اور ان کے والد ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ مشل اور اس کے والد کو بھی آج کھانے پر بلایا گیا تھا کیونکہ دونوں خاندانوں میں یہ معمول تھا۔ مشل بالکل معصوم صورت بنائے بیٹھی تھی۔ تیمور نے اسے گھورتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ کچھ لوگوں کی حرکتیں ان کی عمر سے زیادہ بچگانہ ہوتی ہیں۔ اس کا لہجہ سرد اور آنکھیں براہ راست مشل پر تھی۔ مشل نے سوپ کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے انتہائی معصومیت سے جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تیمور بھائی، کچھ لوگ تو بڑے ہو کر بھی نہیں سدھرتے۔ پھر اس نے پروفیسر فاروق کی طرف دیکھ کر کہا، ویسے انکل، کیا آپ کو کوئی خفیہ
पर स्टार मिल गया है जिसे सिटकी नोट्स बहुत पसंद है। आजकल शहर में ये वबा फैली हुई थी। तैमूर के वालिद जो इस सबसे बेखबर थे हंस पड़े। अरे वाह तैमूर, लगता है तुम्हारी सख्त गिरी किसी को भा गई है। तैमूर ने सिर्फ इतना कहा, ये बचकाना मजाक किसी दिन बहुत महंगा पड़ेगा। खाने के बाद जब सब लाउंज में बैठे थे, तैमूर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मशल के फोन पर एक ईमेल की घंटी बजी। उसने फोन खोला तो हैरान रह गई। ईमेल एक सरकारी पुलिस आईडी से आया था। भेजने वाला एएसपी तैमूर हसन था। ईमेल में कोई मतन नहीं था, सिर्फ एक अटैचमेंट थी। उसने फाइल खोली तो उसमें पाकिस्तान पेनल कोड की सेक्शन 425 की कॉपी थी, जो शरारत और अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक थी। पूरे सेक्शन को सुर्ख रंग से हाईलाइट किया गया था, जिसमें जुर्माने और कैद की सजा की तफसीलात दर्ज थी। ये तैमूर का जवाबी वार था, खामोश, कानूनी और उसकी शख्सियत के ऐन मुताबिक। ईमेल देखकर मशल के लबों पर गुस्से की बजाय एक शरारती मुस्कुराहट फैल गई। वो बड़बड़ाई, ओह, तो एएसपी साहब को लड़ना भी आता है। ये खेल अब मजीद दिलचस्प हो गया है। ये सिर्फ नोकझोंक नहीं रही, ये जहानत और सबर की जंग बन चुकी है। मशल ने फैसला किया कि अगला बार ऐसा होगा जिसे रोकने के लिए एएसपी साहब को पेनल कोड में कोई सेक्शन नहीं मिलेगा। एएसपी तैमूर हसन का भेजा हुआ कानूनी नोट्स मशल के लिए डरने का नहीं बल्कि मुस्कुराने का बायस बना था। उसे ईमेल का स्क्रीनशॉट लिया और इसे मिशन खड़ूस के फोल्डर में पहली कामयाबी के नाम से महफूज कर लिया। इसका मतलब था कि उसका वार निशाने पर लगा था। अब उसे अगला कदम उठाना था, कुछ ऐसा जो कानूनी दायरे में ना आता हो और जिसका जवाब तैमूर ईमेल से ना दे सके। अगले दिन वो एक खास मकसद के तहत अली के घर पहुंची। बहाना ये था कि उसके वालिद ने तैमूर के वालिद के लिए एक किताब भेजी है। अली ने दरवाजा खोला और उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मशल, तुम क्या क्या कर रही हो? भाई घर पर है। उसने घबरा कर कहा, तो क्या हुआ? मैं कोई इश्तिहारी मुजरिम हूं क्या? और मैं तुमसे मिलने नहीं, अंकल से मिलने आई हूँ, उसने एतमाद से कहा और अली को बड़े धकेलती हुई अंदर दाखिल हो गई। तैमूर के वालिद उसे देखकर हमेशा की तरह खुश दिली से मिले। आओ बेटी आओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल, बाबा ने आपके लिए ये किताब भेजी थी। उसने किताब पेश की। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही। मशल की नजरें सीलियों पर टिकी थी। तैमूर के आने का इंतजार कर रही थी, मगर वो ना आया। जब अंकल किसी फोन कॉल करने के लिए उठे तो मशल ने मौका या गनीमत जाना। अली, मुझे वॉशरूम इस्तेमाल करना है। हाँ, वो सामने है, नहीं ऊपर वाला। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। अली बेबसी से उसे जाता देखता रह गया। तैमूर का कमरा बंद था, लेकिन उसके साथ वाला छोटा कमरा उसकी स्टडी था। दरवाजा बस भरा हुआ था। मशल ने आहिस्ता से दरवाजा खोला, अंदर झांका। कमरा बिल्कुल वैसा था जैसा उसने तस्वुर किया था। हर चीज इंतहाई तरतीब से रखी थी। मेज पर फाइलों का एक ऊंचा ढेर था। पेन अपनी जगह पर, किताबें हरूफे ताजी के हिसाब से सलीके से रखी थी। इस कमरे में सिर्फ स्याह, सफेद और भूरे रंग का राज था। मशल ने अपने बैग से एक चीज निकाली, एक गुलाबी रंग का नर्म मुलायम टेडी बियर। वो दबे पांव मेज तक गई और टेडी बियर फाइलों के सबसे नीचे नजर आने वाले ढेर के ऊपर बिठा दिया। उसने टेडी बियर का एक हाथ ऐसे रखा जैसे वो फाइलों को थपकी दे रहा हो। उसे थोड़े रंग की जरूरत थी। बहुत उदास लग रहा था। वो खुद से बड़बड़ाई और अपना काम करके चुपके से बाहर निकल गई। यूनिवर्सिटी में अली का हाल बुरा था। उसे जारा से बात करनी थी तो चाइल्ड लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी। अली हिम्मत करके उसकी मेज तक गया, लेकिन उसकी जुबान गंग हो गई। जारा, वो क्या तुम नोट्स? वो अटक रहा था। जारा ने ऐनक के पीछे से अपनी ज़हीन आंखें उठाकर उसे देखा। कौन से नोट्स अली? उसकी आवाज पुरसुकून और मीठी थी। वो कल वाले लेक्चर के। मैं लिख नहीं सका था, अली ने झूठ बोला। जारा ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लो, बस कल तक वापस कर देना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अली ने ऐसी खुशी से कहा जैसे कोई उसे खजाना मिल गया। वो नोटबुक लेकर अपनी सीट पर आ गया और उसे देखने लगा। मशल दूर से ही सारा मंजर देखकर मुस्कुरा रही थी। अली की ये मासूम मोहब्बत उसे बहुत प्यारी लगी। शाम को जब तैमूर अपनी स्टडी में दाखिल हुआ तो उसकी नजर मेज पर पड़ी। एक लम्हे के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसकी संगीन और अहम केस फाइल के ऊपर एक मुस्कुराता हुआ गुलाबी टेडी बियर नौजवान था। उसका दिमाग घूम गया। ये हमला उसकी जीप पर लगे सिटकी नोट से कहीं ज्यादा जाती और संगीन था। किसी ने उसकी जाती जगह उसके मुकद्दस दायरे में घुसने की हिम्मत की थी। उसने टेडी बियर को इस तरह बिठाया जैसे वो कोई टाइम बम हो। उसे सबूत की जरूरत नहीं थी, वो मुजरिम को जानता था। अगले दिन जब मशल यूनिवर्सिटी कैंटीन में अपनी दोस्तों के साथ बैठी हंस रही थी, एक साया उसकी मेज पर छा गया।
उसे सर उठाया तो सामने एएसपी तैमूर हसन को वर्दी में महबूस खड़े पाया। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। कैंटीन में एकदम सन्नाटा छा गया। तैमूर ने झुककर उसकी मेज पर दोनों हाथ रखे सर्द आवाज में बोला, मेरी स्टडी कोई खेल का मैदान नहीं है मिस फारूक। मशल ने डरने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, खेल का मैदान नहीं है तो, पर बहुत बेरंग और उदास जरूर है। मैंने तो बस थोड़ी सी खुशी बांटने की कोशिश की। मेरी खुशी या नाखुशी से आपको कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरी जाती हदूद पार कर रही हैं। उसकी आवाज में वाज़िया वार्निंग थी। हदूद तो आपने भी पार की है। एएसपी साहब सीधे यूनिवर्सिटी आ गए। क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? इस बार ड्रीम क्या है? सरकारी फायर को टेडी बियर से खुश करने की कोशिश? मशल ने तंजिया अंदाज में कहा। तैमूर की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। ये आपके लिए आखिरी वार्निंग है। आइंदा मेरे या मेरी किसी चीज के करीब भी नजर आई तो नताइज की जिम्मेदार खुद होंगी। ये कहकर वो मुड़ा और लंबे कदम उठाता हुआ चला गया। पूरी कंटीन मशल को ऐसे दिख रही थी जैसे वो किसी दूसरे सारी की मखलूक हो। उस रात तैमूर अपनी स्टडी में बैठा था। उसने मेज की दराज खोली ताकि वो टेडी बियर निकाल कर कूड़े में फेंक दे। उसने उसे हाथ में उठाया, उसकी बटन जैसी आंखें और धागे की मुस्कुराहट को देखा। एक ना मालूम वजह के तहत उसका हाथ रुक गया। गुस्से के बावजूद उस अहमकाना खिलौने को देखकर उसके जहन में मशल का बेबाक चेहरा और शरारती मुस्कुराहट घूम गई। उसने गहरी सांस ली और टेडी बियर को कूड़ेदान में फेंकने के बजाय मेज की दूसरी सबसे निचली दराज में डालकर बंद कर दिया। ये उसकी तरफ से हार नहीं थी, बस लड़ाई का एक वक्फा था। वो नहीं जानता था कि ये लड़की धीरे धीरे उसके नाकाबिले तस्खीर किले में छोटी छोटी दरारें डाल रही थी। मशल अपने कमरे में बने व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी थी, जो इसके मिशन खड़ूस का हेडक्वार्टर था। बोर्ड पर जिली हरूफ में मिशन का नाम लिखा था और उसके नीचे 3 फेज थे। फेज 1 सिटकी नोस हमला, नतीजा कामयाब। एएसपी साहब शदीद गुस्से में मुब्तला हुए। फेज 2 टेडी बियर की दरियान अंदाजी, नतीजा इंतहाई कामयाब। एएसपी साहब को जाती हदूद पार करके यूनिवर्सिटी आना पड़ा। फेज 3 उसे तीसरे फेज के लिए कुछ ऐसा सोचना था जो तैमूर हसन की रोजमर्रा की जिंदगी पर बराह रास्त असरअंदाज हो। कुछ ऐसा जो उसका दिन शुरू होने से पहले खराब हो जाए। उसकी आंखों में एक शरारती चमक उभरी थी जब उसे तैमूर की सबसे बड़ी कमजोरी याद आई, उसका मामूल रूटीन। और इस रूटीन का सबसे अहम हिस्सा थी उसे उसकी सुबह की कड़वी स्याह कॉफी। अली, तुम्हारा भाई सुबह कितने बजे उठता है? उसने अली को फोन करके पूछा, जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जारा को दूर से देखने की कोशिश कर रहा था। अली ने घबरा कर कहा, क्यों, तुमने फिर कोई मंसूबा बना लिया है क्या? देखो मशल, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। पिछली बार मेरी जान पर बहन आई थी। अरे डरपोक, मैं कुछ नहीं कर रही, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताओ ना। अली ने हिचकिचाते हुए बताया, वो सुबह 6 बजे जॉगिंग के लिए जाते हैं और पौने 7 बजे वापस आकर अपनी कॉफी खुद बनाते हैं। लेकिन तुम। मशल ने उसकी बात काट दी। अच्छा शुक्रिया, ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और अपने मंसूबे को हतमी शक्ल देने लगी। उधर लाइब्रेरी में अली ने हिम्मत जमा की और जारा की मेज पर पहुंचा, जिसके हाथ में कल वाली नोटबुक थी। जारा, ये आपकी नोटबुक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके नोट्स तो टीचर से भी ज्यादा अच्छे हैं, अली ने खलूस से कहा। वही जारा ने मुस्कुराकर नोटबुक वापस की। उसकी मुस्कुराहट बहुत धीमी और प्यारी थी। कोई बात नहीं, अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। अली का हौसला बढ़ा। दरअसल मुझे सब कुछ समझ आ गया। आपके लिखने का अंदाज बहुत अच्छा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको एक कप चाय पिला सकता हूँ कैंटीन में? जारा ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसकी नजरें किताब पर झुक गई। आज तो नहीं, मुझे थोड़ा काम है, फिर कभी। ये वाज़ेह इनकार नहीं था। अली के लिए ये फिर कभी की उम्मीद ही काफी थी। वो खुशी खुशी अपनी जगह से वापस आ गया। उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी थी। इतवार की सुबह थी। तैमूर अपने मामूल के मुताबिक जॉगिंग से वापस आया तो उसके कदम किचन की तरफ बढ़े, जहां वो आंखें बंद करके अपनी कॉफी बना सकता था। लेकिन आज किचन में दाखिल होते हुए ठटक गया। काउंटर के पास मशल खड़ी थी, जो एक गाना गुनगुनाते हुए काफी मशीन इस्तेमाल कर रही थी। तैमूर को देखकर उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। गुड मॉर्निंग एएसपी साहब, क्या आपको पता है सुबह सुबह मुस्कुराने से पूरा दिन अच्छा गुजरता है? तैमूर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। उसकी आंखें स्कैनर की तरह मशल का जायजा ले रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अमन का पैगाम लेकर आई हूँ। सोचा रोज रोज की लड़ाई से क्या फायदा, क्यों ना आपको अपने हाथ की बनी कॉफी पिलाऊं। उसे एक बड़ा सा मग तैमूर की तरफ बढ़ा, जिसके ऊपर झाग का पहाड़ बना हुआ था। उस पर चॉकलेट पाउडर छिड़का हुआ था। तैमूर ने मशकूक नजरों से मग को देखा। मैं अपनी कॉफी खुद बनाता हूँ,
अरे एक दिन मेरे हाथ की भी पी ले, जहर नहीं मिलाया कसम से। मशल ने इसरार किया। तैमूर ने बेदिली से मग पकड़ा और एक घूंट पड़ा। घूंट पड़ते उसके तासुरात ऐसे बदले जैसे उसने जहर पी लिया। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से जब्त करते पूछा, ये क्या है?" मशल ने मासूमियत से जवाब दिया, कैरिमल लाटे, ऊपर एक्स्ट्रा फॉर्म और चॉकलेट, स्प्रिंकल्स भी हैं। कैसा लगा? अब आपकी जिंदगी में थोड़ी मिठास तो आनी चाहिए ना। तो मैंने सोचा शुरुआत आपकी कड़वी कॉफी से ही की जाए। तैमूर ने आंखें बंद की, जैसे अपना गुस्सा पी रहा हो। मेरी जिंदगी और मेरी कॉफी दोनों से दूर रहो। क्या तुम्हें मेरी आखिरी वार्निंग याद नहीं है? मशल ने काउंटर से टेक लगाई और बेनियाजी से बोली, वो वार्निंग आपकी चीजों और जाती जगह के लिए थी। ये तो सिर्फ कॉफी है, एक दोस्ताना पेशकश। या क्या किसी पुलिस ऑफिसर के लिए खराब कॉफी बनाना कोई जुर्म है? इस पर तो आप भी पैनल कोड की कोई दफा ईमेल्स नहीं कर सकते, है ना एएसपी साहब? इसे एक जुमले ने तैमूर को लाजवाब कर दिया। वो गुस्से से उसे घूरता रहा। उस लड़की के पास उसकी हर संजीदा वार का एक शरारती तोड़ मौजूद था। उसने कुछ कहने के बजाय वो पूरा मग सेंक में उलट दिया और फिर अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाने लगी, जबकि मशल उसे देखकर अपनी हंसी दबाती रही। मिशन का फेज 3 मुकम्मल हुआ और कामयाब रहा। उस दिन दफ्तर में तैमूर का ध्यान अपने काम पर नहीं लग रहा था। उसके जहन में सुबह का मंजर घूम रहा था। उसे अपने हवास में कैरेमल की मीठी महक और मशल की दबे कहके की आवाज महसूस हो रही थी। उस खलल पर उसे शदीद गुस्सा आना चाहिए था और वो गुस्से में था भी, लेकिन उस गुस्से के नीचे की बहुत गहराई में एक अजीब सी हलचल थी। उसकी खामोश मुनज़्ज़म और बेरंग जिंदगी में कोई जबरदस्ती रंग भरने की कोशिश कर रहा था। उसने झंझलाकर सर झटका और फाइल पर तवज्जो देने की कोशिश की, मगर उसके लबों के कोने पर एक नाकाबिले यकीन हद तक खफीफ सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हो गई, जिससे वो खुद भी बेखबर था। मशल की शरारतों का सिलसिला जारी रहा, मगर अब तैमूर ने जवाबी कार्रवाई का अंदाज बदल लिया था। उसने गुस्सा करना, धमकियां देना छोड़ दिया था। उसका नया हथियार था खामोश तंजिया मुस्कुराहट। दोनों खानदान एक मुश्तरक दोस्त के साथ घर के एक तकरीब में मौजूद थे। मशल ने शोख हरे रंग का लिबास पहना था और अपनी दोस्त के साथ हंसी मजाक में मसरूफ थी। तैमूर हमेशा की तरह एक कोने में खामोश खड़ा हालात का जायजा ले रहा था। मशल की एक रिश्तेदार खातून ने तैमूर के पास आकर कहा, तैमूर बेटा, तुम हमेशा इतनी संजीदा क्यों रहते हो? देखो मशल को जिंदगी से भरपूर है। तुम दोनों तो बिल्कुल आग और पानी हो। इससे पहले कोई और कुछ कहता, तैमूर ने अपने लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाते जवाब दिया, आंटी, कुछ लोगों की शख्सियत में शोर होता है और कुछ में गहराई। ये तो अपनी अपनी तरजीह की बात है ना। उसका लहजा इतना पुरसुकून और तनसिया था और इतना गहरा था कि बात सीधा मशल के दिल पर लगी। आसपास खड़े लोगों ने इस बात का कोई खास मतलब न समझा, मगर मशल जानती थी ये हमला बराह रास्त उस पर है। पहली बार उसके पास तैमूर के वार का कोई फौरी जवाब नहीं था। वो बस उसे देखती रह गई, जो अब उसे ऐसे खड़ा था जिसे कुछ हुआ ही ना हो। ये नया तैमूर ज्यादा खतरनाक था। तकरीब रात तक जारी रही। अचानक बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग भागकर अंदर हॉल में चले गए, जबकि मशल अपनी जगह खड़ी रही। उसे बारिश में भीगना हमेशा से पसंद था। वो लॉन में आ गई और आंखें बंद करके बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। उसके लिए ये आज़ादी और खुशी का लम्हा था। तैमूर जो दरवाजे में खड़ा सब कुछ देख रहा था, एक लम्हे के लिए उसे देखता रह गया। बारिश के पानी में भीगी तमाम दुनिया से बेखबर वो लड़की उसे किसी और ही दुनिया की मखलूक लगी। उसके अंदर का पुलिस ऑफिसर उसे चीख कर कह रहा था कि बेवकूफ़ी है, वो बीमार पड़ जाएगी। मगर उसके अंदर कहीं छुपा एक और इंसान, जिसे वो खुद भी नहीं जानता था, उसे उस लड़की की तरफ खींच रहा था। और बगैर सोचे समझे बारिश में चलता हुआ उसके पास पहुंचा। मशल ने आहट से आंखें खोली तो सामने खड़ा था। इससे पहले कि वो शरारती जुमला कसती, तैमूर ने बगैर एक लफ्ज कहे अपनी पहनी हुई स्याह कोट नुमा जैकेट उतारी और उसके कंधे पर डाल दी। मशल जो उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, इस गैर मुतवक्का नरमी पर साकित रह गई। उसने पहली बार तैमूर की आंखों में गुस्से, तंज या संजीदगी के अलावा कुछ और देखा। शायद फिक्र, शायद परवाह। जैकेट से आती तैमूर की मखसूस परफ्यूम की महक, उसके वजूद की गर्मी ने मशल के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वो दोनों एक लम्हे के लिए खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। बारिश उनके इर्द गिर्द अपने राग अलापती रही। दूसरी तरफ मशल अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल प्रोजेक्ट में बुरी तरह गर्क थी। उसने अपनी तहकीकी मुकाबले के लिए एक इंतहाई खतरनाक मौजू चुना था, शहर में गैर कानूनी तामीरात और लैंड माफिया का राज।
وہ کئی دنوں سے مختلف زیر تعمیر عمارتوں کے چکر لگا رہی تھی تاکہ کچھ ثبوت اکٹھے کر سکے۔ ایک شام اسے خبر ملی کہ شہر کے باہر ایک متنازع پلاٹ پر رات کے اندھیرے میں تعمیرات ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہاں پہنچ گئی۔ جھاڑیوں میں چھپ کر اس نے اپنے کیمرے سے تصویریں لینی شروع کر دی۔ اسے کچھ مشکوک لوگوں کو دکھا جو کبھی طاقتور بلڈر سے پیسے وصول کر رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے ان چہروں کی تصویریں بھی لے لی۔ اچانک سوکھا پتا اس کے پاؤں کے نیچے آیا اور چرچراہٹ کی آواز بلند ہوئی۔ کون ہے وہاں؟ ایک بھاری آواز گونجی۔ مشل کا دل حالت میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اسے پکڑتے وہ وہاں سے اندھا دھند بھاگی۔ وہ بھاگنے میں تو کامیاب ہوگی مگر ان میں سے ایک آدمی نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، نہ اپنے گھر والوں کو نہ علی کو۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت بہادر ہے اور وہ سب سنبھال لے گی۔ لیکن 2 دن بعد جب وہ یونیورسٹی سے نکل رہی تھی، ایک موٹر سائیکل اس کے پاس آ کر رکی۔ پیچھے بیٹھے آدمی نے کالا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ جو تصویریں لی ہیں وہ ڈیلیٹ کر دو ورنہ تمہاری تصویر اخبار میں چھپے گی۔ اس نے سرد لہجے میں دھمکی دی اور تیزی سے بائک آگے بڑھا دی۔ مشل کا خوف سے رنگ فک ہو گیا، لیکن اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ اسی رات اے ایس پی تیمور حسن اپنے دفتر میں بیٹھا روزانہ کی انٹیلیجنس رپورٹس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظر ایک چھوٹی سی رپورٹ پر ملی۔ اطلاع کہ شہر کے بدنام زمانہ گینگسٹر شاکر پہلوان نے فلاح زیر تعمیر سوسائٹی میں دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ 2 دن قبل وہاں کچھ شور شرابہ بھی ہوا تھا۔ مخبر کے مطابق کسی لڑکی کو کیمرے کے ساتھ وہاں دیکھا گیا تھا، جس کے بعد سے شاکر کے آدمی علاقے میں کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ تیمور نے رپورٹ پڑھی اور اسے ایک طرف رکھ دیا، لیکن پھر اس کا دماغ جھنجھنایا۔ کیمرے والی لڑکی؟ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے فوراً اپنے ایک قابل اعتماد آفیسر کو فون کیا۔ اکرم، 2 دن پہلے یونیورسٹی کے آس پاس کوئی مشکوک سرگرمی رپورٹ ہوئی؟ دوسری طرف سے نفی میں جواب آیا۔ تیمور نے فون بند کر دیا۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے بیٹھنے لگا۔ اس کا ذہن تمام کڑیوں کو جوڑ رہا تھا۔ مشل کا جرنلزم کا جنون، اس کی بے باکی اور اس کا ہر خطرے میں کود جانے کا انداز۔ اسے یقین ہو گیا یہ کوئی اور نہیں مشل ہی ہے۔ اس کے چہرے سے سنجیدگی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہری تشویش اور وحشت نے لے لی تھی۔ کھیل اور مذاق کا وقت ختم ہو چکا، یہ حقیقی خطرہ تھا۔ اس نے میز پر پڑی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور تیزی سے دفتر سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب مشل کے گھر کی طرف تھا۔ تیمور کے دفتر سے نکلتے اس کی گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ کے درمیان شاید چند لمحوں کا ہی فاصلہ تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام تھا اور ایک ہی چہرہ تھا، مشل۔ وہ غصے اور خوف اور ایک نامعلوم وحشت کے ملے جلے جذبات سے نبرد ازما تھا۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ مشل اپنی نادانی میں اس خطرے کو گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پائے گی۔ اس نے راستے میں ہی اسے فون کیا۔ مشل جو اپنے کمرے میں بیٹھی ان دھمکیوں کو نظر انداز کر کے اپنی تصاویر کو لیپ ٹاپ پر ترتیب دے رہی تھی، تیمور کا نام اسکرین پر دیکھ کے چونکی۔ اس نے فون اٹھایا، لبوں پر وہی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ فرمائیے اے ایس پی صاحب، آج کون سی قانونی دفعہ یاد آ گئی؟ مذاق کا وقت نہیں ہے، 10 منٹ کے اندر میرے دفتر پہنچو۔ تیمور کی آواز اتنی سرد اور حکمیہ تھی کہ مشل کی مسکراہٹ نہیں جم گئی۔ کیوں؟ میں کیوں آؤں؟ اگر آپ کو کافی اتنی ہی بری لگی تھی تو میں نے کہا ابھی میرے دفتر پہنچو۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ مشل کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ ہی گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن دوسری طرف سے فون کٹ چکا تھا۔ مشل کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس نے فوراً اپنا اسکارف پہنا اور علی کو بتائے بغیر گھر سے نکل گئی۔ اے ایس پی کا دفتر شہر کی سب سے محفوظ اور سنجیدہ عمارت میں سے ایک تھا۔ مشل جب اندر داخل ہوئی تو ہر طرف چلتے پھرتے وردی والے اہلکار اور فائلوں کے ڈھیر تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا روپ تھا جو اس کے حوصلے کو پست کر رہا تھا۔ اسے سیدھا تیمور کے دفتر کے باہر لے جایا گیا۔ گارڈ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرہ وسیع اور انتہائی منظم تھا۔ ایک دیوار پر شہر کا بڑا سا نقشہ لگا تھا، دوسری پر اہم کیسز کی تفصیلات والے بورڈ آویزاں تھے۔ بڑی سی میز کے پیچھے اپنی چمڑے کی کرسی پر اے ایس پی تیمور حسن بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی فائل پر تھی مگر ان کی توجہ کہیں اور تھی۔ بیٹھو، اس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ مشل خاموشی سے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج اس کے پاس کوئی جوابی جملہ نہیں تھا۔ ماحول میں اتنی سنجیدگی تھی کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ تیمور نے فائل بند کی اور اپنی کہانیاں میز پر ٹکا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ 2 رات پہلے گرین ویلی کی زیر تعمیر سائٹ پر کیا کر رہی تھی؟ یہ سوال ایک بم کی طرف سے گرا۔ مشل کا دل دھک سے رہ گیا۔
उसे कैसे पता चला? उसने खुद को संभालते हुए लाइलमी जाहिर की, कौन सी साइट? मैं तो कहीं नहीं गई थी। तैमूर के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझसे झूठ मत बोलो मशद, मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है कि वहाँ एक लड़के को कैमरे के साथ देखा गया था। वो साइट शाकिर पहलवान नामी गैंगस्टर चलाता है। कुछ याद आया? मशल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अंदाजा हो गया था कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। वो मेरा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। मैं बस तैमूर की आवाज़ बुलंद हुई। प्रोजेक्ट? क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किन लोगों से पंगा लिया है? वो कोई यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं है जिससे तुम बहस कर लोगी। वो कातिल है। वो तुम्हें जान से मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। उसकी आवाज़ में अब गुस्से से ज़्यादा तशवीश थी। मिशेल ने अपनी बहादुरी का टूटा फूटा बर्म कायम रखने की कोशिश की। मैं किसी से नहीं डरती। मैं एक सहाफ़ी बनने वाली हूँ और सच सामने लाना मेरा काम है। उसके इस जुमले ने तैमूर के जब्त के सारे बंधन तोड़ दिए। वो अपनी कुर्सी से उठा और एक ही झटके में मेज का चक्कर काटकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उससे तेजी से मिशेल का बाजू पकड़ा। उसकी गिरफ्त सख्त नहीं, एक वहशत बड़ी फिक्र थी। डरना पड़ेगा, वो दहाड़ा। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। तुम्हारी ये नाम नहाद बहादुरी तुम्हें मरवा देगी। वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो तुम्हारा चेहरा पहचानते हैं। मशल ने खौफ से अपनी आंखें मींच ली। उसने तैमूर का ये रूप कभी नहीं देखा था। ये वो सख्त मिजाज एएसपी नहीं था। ये एक ऐसा शख्स था जो कभी किसी अपने को खोने का खौफ से पागल हो रहा था। मशल की आंखों में आंसू की नमी देखकर तैमूर की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। उसका गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठ गया। उसकी आवाज जो कुछ लम्हे पहले शेर की दहाड़ थी, अब एक थकी हुई सरगोशी में बदल गई थी। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता मशल। ये पहली बार था कि उसने मशल का नाम इतनी नरमी और इतने टूटे हुए लहजे में लिया था। उसे एक जुमले में धमकी नहीं, इल्तजा थी, फिक्र थी, बेबसी थी। मशल ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी सख्त गहरी आंखों में आज वो वहशत साफ नजर आ रही थी जिसका वो जिक्र कर रहा था। तैमूर वापिस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सर हाथों में गिरा लिया। उन लोगों ने तुम्हें धमकी दी है, विशाल ने आहिस्ता से सर इस बात में हिलाया। और तुमने किसी को नहीं बताया? मुझे, अली को, अपने वालिद को? मशील खामोश रही। तैमूर ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, अब ये मेरा मसला है। तुम इस केस से, इन तस्वीरों से, हर चीज से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे घर के हर बाहर एक गार्ड तैनात कर रहा हूँ और तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। लेकिन मेरा प्रोजेक्ट, भूल जाओ उस प्रोजेक्ट को। तैमूर ने मेज पर हाथ मार कर कहा, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। वो उठा और कमरे में टहलने लगा। मसला यह है कि मुस्तकिल गार्ड लगाने से शाकिर पहलवान चौकना हो जाएगा और जरे जमीन चला जाएगा। मुझे उसे पकड़ना भी है और तुम्हें महफूज भी रखना है। उसके चेहरे पर ऐसी परेशानी थी जैसे वो दुनिया की सबसे मुश्किल गुत्थी सुलझा रहा हो। मशीन खामोशी से उसे देखती रही। आज उसका दिल उस खड़ूस एएसपी के लिए गुस्से से नहीं बल्कि एक अनजाने एहसास से धड़क रहा था। उसे आज पता चला था कि उस सख्त खौल के पीछे छुपा हुआ इंसान उसकी कितनी परवाह करता है। तैमूर के दफ्तर से मशल के घर तक का रास्ता शायद सिर्फ 15 मिनट का था, मगर आज ये सफर सदियों पर मुहित लग रहा था। गाड़ी में गहरी बारी खामोशी तारी थी। मशल खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रही थी, मगर उसका दिमाग दफ्तर में होने वाली गुफ्तगू में अटका हुआ था। तैमूर का दहाड़ना और फिर उसकी आवाज का टूटना, उसका नाम पुकारने का अंदाज, ये सब उसके दिलो जान पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। तैमूर खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह बेतासुर था, मगर उसके हाथ स्ट्रिंग व्हील पर इतनी मजबूती से जमे थे कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ रहे थे। घर के सामने गाड़ी रोककर उसने सिर्फ इतना कहा, अंदर जाओ, सुबह तक बाहर गार्ड खड़ा होगा। किसी भी सूरत अकेली बाहर नहीं निकलोगी, समझी? तो उसके लहजे में हुक्म के साथ एक ऐसी इल्तजा थी कि मशल इनकार न कर सकी। उसने खामोशी से सर हिलाया और गाड़ी से उतर गई। अगले दिन शहर में एक अजीब सी हलचल थी। तैमूर ने इस मसले को मजीद छुपाना मुनासिब नहीं समझा था। उसने अपने वालिद मिस्टर हसन और प्रोफेसर फारूक को फौरी तौर पर अपने घर पर एक मीटिंग के लिए बुलाया। जब प्रोफेसर फारूक वहां पहुंचे तो तैमूर के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखकर ही परेशान हो गए। खैरियत तो है तैमूर बेटा? तुमने अचानक कैसे बुलाया? तैमूर ने गहरा सांस लिया और फिर पूरी तफसील उनके सामने रख दी। मशल का प्रोजेक्ट, उसका गैर कानूनी साइट पर जाना, तस्वीरें लेना और शाकिर पहलवान के गुंडों की तरफ से मिलने वाली धमकी, सब कुछ। ये सुनकर प्रोफेसर फारूक के पैरों तले से जमीन निकल गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची, वो इतने बड़े खतरे में है और तुम मुझे बताया तक नहीं। वो सोफे पर ढेर से गए। मिस्टर हसन ने उन्हें तसल्ली दी। सब्र करो फारूक साहब,
تیمور ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ تیمور نے کہا، انکل مسئلہ یہ ہے کہ خطرہ بہت حقیقی ہے۔ شاکر پہلوان ایک بے رحم آدمی ہے۔ میں مشل کی حفاظت کے لیے پولیس گارڈ تعینات کر سکتا ہوں، لیکن اس سے دو مسئلے ہوں گے۔ ایک، شاکر چوک نہ ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ آنے سے پہلے غائب ہو جائے گا، اور دوسرا، پولیس گارڈ 24 گھنٹے ہر جگہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ یونیورسٹی جاتی ہے، دوستوں سے ملتی ہے، ذرا سی غفلت اس کی جان لے سکتی ہے۔ کمرے میں ایک لمبی تکلیف دہ خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی اس گتھی کا حل سوچ رہا تھا، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پروفیسر فاروق نے بے بسی سے کہا، تو پھر ہم کیا کریں تیمور؟ میں اپنی بیٹی کو ایسے کسی درندے کا شکار بننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ تم ہی بتاؤ، تم پولیس میں ہو، تم بہتر سمجھتے ہو۔ تیمور خاموش رہا، وہ بھی اسی ششوپنس میں مبتلا تھا۔ تب مسٹر حسن، جو کافی دیر سے گہری سوچ میں تھے، بولے۔ ان کی نظریں تیمور پر جمی تھی۔ ایک راستہ ہے، صرف ایک ایسا حل جس سے نہ تو مجرموں کو شک ہوگا اور مشل کی حفاظت بھی ہر وقت یقینی ہو جائے گی۔ سب نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ایک مرد ایک عورت کے لیے قانونی اور سماجی طور پر 24 گھنٹے صرف ایک ہی صورت میں رہ سکتا۔ یہ جملہ فضا میں معلق ہو گیا۔ پروفیسر فاروق نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور تیمور نے فوراً باپ کی بات کا مطلب سمجھ لیا۔ تیمور کے کچھ کہنے سے پہلے پروفیسر فاروق نے بولا، آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں فاروق صاحب، تیمور اور مشل کا نکاح۔ اس رشتے کی آڑ میں تیمور اسے اپنے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھ سکتا ہے، اسے کسی محفوظ مقام پر بھی لے جا سکتا ہے، کوئی سوال نہیں اٹھائے گا، اور شاگرد کے لوگ بھی اس پر شک نہیں کریں گے۔ یہ تجویز اتنی غیر متوقع تھی کہ ایک لمحے کے لیے سب ساکت رہ گئے۔ تیمور نے اپنے والد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں انکار نہیں بلکہ اس حل کی سنگینی کا احساس تھا۔ پروفیسر فاروق بولے، لیکن یہ بچوں کی زندگی کا سوال ہے، ہم کیسے؟ میں جانتا ہوں۔ تیمور نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا، اس کی آواز میں فیصلہ تھا۔ انکل، یہ ایک حقیقی شادی نہیں ہوگی، یہ صرف مشل کی حفاظت کے لیے ایک معاہدہ ہوگا، ایک حفاظتی حصار۔ میں آپ کو زبان دیتا ہوں، جس دن شاکر پہلوان سلاخوں کے پیچھے ہوگا، میں آپ کی بیٹی کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ سب سے مشکل مرحلہ مشل کو راضی کرنا تھا۔ جب پروفیسر فاروق نے اسے یہ تجویز بتائی تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ کیا نکاح، وہ بھی اس کھڑوس ASP سے؟ آپ لوگ ہوش میں تو ہیں؟ یہ میری زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ چیخی، بیٹی تمہاری جان خطرے میں ہے، تو کیا اس کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دوں؟ میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ جب کوئی راستہ نہ بچا تو تیمور خود اس سے بات کرنے اس کے کمرے میں آیا۔ باہر جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مشل نے غصے سے کہا۔ تیمور نے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج اس کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ روب۔ مشل، میری بات سنو۔ کیا سنوں؟ یہی کہ تم میری زندگی پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اس نے نرمی سے کہا، میں تمہاری زندگی بچانا چاہتا ہوں۔ یہ شادی نہیں، یہ ایک مشل ہے، یہ تمہیں محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ ہے۔ اس نکاح سے مجھے یہ قانونی حق مل جائے گا کہ میں تمہیں اپنی حفاظت میں رکھ سکوں، تمہیں کسی سیف ہاؤس میں لے جا سکوں۔ میرے ہر قدم کی ایک قانونی حیثیت ہوگی۔ مثال نے طنزیہ انداز میں کہا، اور جب تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا تب کیا؟ تیمور اس کے قریب آیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایسی سچائی اور سنجیدگی تھی کہ مشل کی آنکھیں جھک گئی۔ جس دن میں شاکر پہلوان کو گرفتار کروں گا، اسی دن تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ یہ تیمور حسن کا وعدہ ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس کی آواز میں ایک ہلکی سی التجا ہوئی۔ میں تمہیں کسی اور طریقے سے نہیں بچا سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پلیز اسے مزید مشکل مت بناؤ۔ تیمور حسن کے منہ سے پلیز کا لفظ سننا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اسے ایک لفظ نے مشل کے سارے غصے اور انکار کو پگھلا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ شخص اپنی انا، اپنی ضد، سب کچھ ایک طرف رکھ کر صرف اس کی حفاظت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے سر جھکا لیا، جو اس کے اقرار کا نشان تھا۔ نکاح سادگی سے مگر ایک بھاری بوجھ تلے ہوا۔ نہ کوئی جشن تھا، نہ کوئی خوشی، صرف چند قریبی افراد کی موجودگی میں۔ جب قاضی نے مشل سے پوچھا کہ آپ کو تیمور حسن ولد ریاض حسن کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سامنے بیٹھے تیمور کو دیکھا، جس کی پتھرائی ہوئی نظریں قالین پر جمی تھی۔ مشل نے اپنے والد کے آنسوؤں اور تیمور کی آنکھوں میں چھپی پریشانی کو دیکھتے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ یہ لفظ نہیں تھا، ایک معاہدہ تھا جو اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا۔ جب وہ تیمور کے گھر میں اپنا سامان لے کر داخل ہوئی تو اسے اجنبیت کا شدید احساس ہوا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں وہ کئی بار آئی تھی۔
मगर आज उसकी हैसियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो अब यहाँ मेहमान नहीं बल्कि एक कैदी थी, जिसका मुहाफिज वही शख्स था जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा चिढ़ती थी। तैमूर उसे उसके कमरे में छोड़ने आया, जो उसके कमरे के बिल्कुल सामने था। याद से तुम्हारा कमरा है, उसने स्पार्ट लहजे में कहा। घर में आराम से रहो, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाना। फिर वो एक लम्हे के लिए रुका, जैसे कुछ सोच रहा। और कुछ असूल है? तैमूर ने थके हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा। उसूल? हाँ। उसूल नंबर 1, हर चीज अपनी जगह पर रहेगी। मैं बेतरतीबी बर्दाश्त नहीं करता। ये कहकर वो मुड़कर चला गया। मिशेल ने अपने रंगीन फूलों वाले सूटकेस को देखा और फिर कमरे के बेरंग सुरमई इंटीरियर पर नजर डाली। उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, लगता है मिशन खड़ूस का दूसरा मरला अब उनके अपने घर में शुरू होगा। अगले दिन से उनकी खट्टी मीठी नोक चोक का एक नया मैदान जंग सज गया। तैमूर जब अपने स्टडी में दाखिल हुआ तो उसकी केस फाइलों की संजीदा ढेर पर वही गुलाबी रंग का टेडी बियर बैठा हुआ था। तैमूर ने आंखें बंद करके एक लंबा सांस लिया और सीधा मशल के कमरे की तरफ गया। वो आराम से बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। ये मेरी स्टडी में क्या कर रहा है? तैमूर ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। उसके हाथ में टेडी बियर था। मशल ने मासूमियत से जवाब दिया, ओ टबी, दरअसल मुझे इस घर में बहुत अकेला महसूस हो रहा था, तो मैंने इसे बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आपकी फाली नजर आई, वो बहुत उदास लग रही थी, तो मैंने सोचा कि तभी उनका भी दिल बहला दिया जाएगा। तैमूर ने नाकाबिले यकीन नजरों से उसे देखा। ये केस फाइल है, कोई उदास लोग नहीं है, और इनका नाम टबी नहीं है। ये खिलौना है, इसे अपने कमरे तक महदूद रखो। कितनी समझे हैं आप, इस मासूम का नाम तो रख ले। मशल ने मुंह बसोरा। तैमूर कुछ कहे बगैर टेडी बियर उसके बिस्तर पर फेंक कर चला गया। रात को टीवी लाउंज में एक नई जंग छिड़ गई थी। तैमूर खबरें देखना चाहता था, जबकि मशल का कोई मजाहिया शो देखने का मूड था। एएसपी साहब, आपकी पूरी जिंदगी क्राइम थ्रिलर है, खुदा के लिए खबरें तो मत देखे। मशल ने एक रिमोट पर कब्जा जमाते हुए कहा, मुझे शहर के हालात से बाखबर रहना होता है, ये मेरे काम का हिस्सा है। तैमूर ने रिमोट वापस लेने की कोशिश की, तो दफ्तर में रहा करे ना बाखबर, घर आकर तो इंसान बन जाए। तुम चाहती क्या हो? तैमूर ने बेबसी से पूछा था। मैं चाहती हूँ कि आप 5 मिनट के लिए हंस कर दिखाएं, क्या ये मुमकिन है? उसकी बात पर तैमूर लाजवाब हो और खामोशी से उठकर अपने स्टडी में चला गया। मशल ने रिमोट तो जीत लिया था, मगर उसकी जीत अधूरी थी। इन तमाम हल्की फुल्की लड़ाइयों के पीछे तैमूर अब अपने असल मिशन को एक लम्हे के लिए नहीं भूला था। वो दिन भर दफ्तर में केस पर काम करता और रात को घर आकर भी अपनी खुफिया फोन कॉल्स और मीटिंग में मसरूफ रहता। मशल की ली हुई तस्वीरें में से एक आदमी की शिनाख्त हो चुकी थी। वो शाकिर पहलवान का दायां हाथ समझा जाता था। तैमूर अब उसके जरिए शाकिर तक पहुंचने का जाल बुन रहा था। एक रात वो अपनी स्टडी में फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। अकरम, असलम की हर हरकत पर नजर रखो। वो किससे मिलता है, कहाँ जाता है, मुझे एक एक तफसील चाहिए। हमारे पास सबूत कम है, हम कोई गलती नहीं कर सकते। शाकिर बहुत शातिर है, वो कोई ना कोई सराख जरूर छोड़ेगा। मशल जो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी, उसके कानों में ये आवाज पड़ी। वो दरवाजे के पास रुक गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन बातों को वो नोक जोक और खेल समझ रही थी, उसके पीछे कितनी गहरी और खतरनाक मंसूबाबंदी छुपी थी। उसे तैमूर की वो तशवीश याद आई, उसका वो खौफजदा चेहरा याद आया। वो खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गई। आज पहली बार उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसी एक नादानी ने उस शख्स को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। उस रात उसके दिल में तैमूर के लिए चिढ़ की जगह एक अनजाना सा एहतराम पैदा हो रहा था। घर में रहते हुए मशल को तैमूर का वो रूप देखने को मिल रहा था, जो दुनिया की नजरों से ओझल था। वो देखती कि कैसे वो दिन भर की थकन के बावजूद रात को देर तक अपनी फाइलों में गुम रहता था। उसके चेहरे पर हर वक्त एक तनाव और एक गहरी सोच तारी रहती। मशल के दिल में उसके लिए एहतराम बढ़ता जा रहा था और उसे अपनी माजी की शरारतों पर अब शर्मिंदगी होने लगी थी। एक रात तैमूर बहुत देर से घर आया। वो दिन भर की भाग दौड़ में बुरी तरह थक चुका था और उसके चेहरे से शदीद परेशानी आया थी। वो कुछ खाए बगैर भी सोने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था कि उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी। मेज पर एक प्लेट रखी थी, जो कि ढकी हुई थी। साथ में एक छोटा सा सिटकी नोट भी चिपका हुआ था। तैमूर एक लम्हे के लिए ठटका। उसे लगा शायद ये भी कोई नया मजाक है, मगर उसने झुककर नोट पर लिखी तहरीर पढ़ी। खड़ूस पुलिस वालों को भी खाना खाना पड़ता है, जहर नहीं मिलाया, चेक कर सकते हैं। ये वही शरारती अंदाज था, लेकिन आज उसमें तंजीक अपनायत और फिक्र झलक रही थी।
तैमूर के लोगों पर जो मुस्कुराना भूल चुके थे, महीनों बाद एक सच्ची और गहरी मुस्कुराहट आई थी। ये मुस्कुराहट उसकी आंखों तक पहुंची थी और एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का तनाव खत्म हो चुका था। उसने कुर्सी खींची और वो खाना खाने लगा। वो सादा सा खाना शायद उसकी जिंदगी का सबसे लजीज खाना था, क्योंकि उसमें किसी की फिक्र और एहसास शामिल था। उस वाक़ये ने उनके दरमियान मौजूद बर्फ को काफी हद तक पिघला दिया था, लेकिन असल तूफान तो अभी बाकी था। उस रात मशल को एक खौफनाक ख्वाब आया। उसने देखा कि वही हेलमेट वाले गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। वो एक अंधेरी गली में भाग रही है और आगे रास्ता बंद है। वो लोग उसके करीब आते जा रहे हैं और उनके हाथ में एक चाकू चमक रहा है। उसने चीख मारी और हड़बड़ाकर उठकर बैठी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। उसकी चीख इतनी बुलंद थी कि अगली लम्हे तैमूर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में उसकी सर्विस पिस्तौल थी और उसकी आंखें नींद और शदीद परेशानी के आलम में चारों तरफ खतरे को तलाश कर रही थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने कमरे का जायजा लेते हुए पूछा। जब उसने मशल को बिस्तर पर सहमे हुए रोते हुए देखा तो फौरन अपनी पिस्तौल नीचे की। उसका सारा वजूद एकदम नरम पड़ गया। क्या हुआ है? उसके करीब आया। वो लोग ख्वाब में। मशल हकलाते हुए बोली थी। तैमूर ने कुछ नहीं कहा। वो चुपके से किचन से पानी का गिलास लाकर उसे दिया। मशल ने कांपते हाथों से पानी पिया। तैमूर वहीं उसके पास कुर्सी पर बैठ गया। उसकी मौजूदगी ने मशल के खौफ को कम करना शुरू कर दिया। वो तब तक वहां खामोश बैठा रहा जब तक मशल की हालत संभल लेंगी। मशल को रोता देख वो मजीद वहां खड़ा न रह सका। वो धीरे से उसके बिस्तर के किनारे बैठ गया और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गाल पर आए आंसुओं को नरमी से पूंछा। उसकी उस लम्स पर मशल ने चौंक कर उसे देखा। अब कोई खतरा नहीं है, मैं यही हूँ, तैमूर ने धीमी भराई हुई आवाज में कहा। उसकी आंखों में आज वो गहरी फिक्र थी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थी। उस रात मशल को एहसास हुआ कि उस सख्त खौल के पीछे एक बहुत ख्याल रखने वाला, एक बहुत नरम दिल इंसान छुपा है जिसे वो कभी जान ही नहीं पाई थी। तैमूर वहीं कुर्सी पर बैठा रहा, उस बात को यकीनी बनाता रहा कि मशल दोबारा पुरसुकून होकर सो जाए। तभी उसके फोन पर हल्की सी वाइब्रेशन हुई। उसे फोन निकाल कर देखा। ये उसके सबसे काबिल इत्मीनान ऑफिसर अकरम का पैगाम था। सर, असलम हरकत में है, पुरानी फैक्ट्री की तरफ जा रहा है। लगता है आज रात बड़ी मीटिंग है। शाकिर के वहां होने का कौमी अमकान है। तैमूर की आंखों में एकदम फौलादी चमक आ गई। यही वो लम्हा था जिसका उसे महीनों से इंतजार था। उसने पैगाम का जवाब दिया। टीम के साथ पोजीशन लो, मेरे पहुंचने तक कोई एक्शन मत देना। उसने फोन जेब में रखा और एक नजर सोई हुई मशल पर डाली। उसका चेहरा पुरसुकून था। तैमूर जानता था कि उसे जाना होगा। ये जंग सिर्फ उसके फर्ज की नहीं थी, अब ये उस लड़की की हिफाजत की जंग बन चुकी थी जिसकी हर सांस की सलामती अब उसकी जिम्मेदारी थी। वो उठा। बाहर निकलने से पहले उसने काबिल एतमाद गार्ड को फोन करके घर के पिछले हिस्से पर नजर रखने की सख्त हदायत की। उसने अपने कमरे से अपनी जैकेट और हथियार उठाए। जाने से पहले वो आखिरी बार मशल के कमरे के दरवाजे पर रुका। उसने अंदर सोए हुए वजूद को देखा और दिल ही दिल में वादा किया कि आज रात उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसके कदमों में अब एक नई तेजी और आंखों में एक अटल इरादा था। वो अंधेरी रात में अपनी मंजिल की तरफ रवा हो गया, एक ऐसी मंजिल जहां इंसाफ और खतरे के दरमियान आखिरी जंग लड़ी जानी थी। पुरानी फैक्ट्री की बोसीदा इमारत के गिर्द मौत का सा सुनाटा था। तैमूर ने अपनी टीम को इशारे से पोजीशन लेने का हुक्म दिया। उसके कान में लगे कैम्यूनेटर पर अकरम की सरगोशी उभरी। सर, वो सब अंदर हॉल में है, शौकर भी वही है। तैमूर ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरों के सामने एक पल के लिए मशल का सोता हुआ मासूम चेहरा घूम गया। आज की रात की कामयाबी उसी चेहरे की मुस्कुराहट की जामिन थी। मोविन, उसने हुक्म दिया। पल के चिपकने में पुलिस कमांडर्स ने चारों तरफ से इमारत को घेर लिया। दरवाजे तोड़े गए और अंदर शोर मच गया। शाकिर पहलवान उसके गुंडे इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो भागने की कोशिश करते, उससे पहले तैमूर उनके सामने आ खड़ा हुआ। शाकिर ने उसे देखकर एक जहरीली मुस्कुराहट दी। आखिरकार तुम पहुंच ही गए एएसपी। लेकिन जिस लड़की के लिए तुम यहाँ तक आए हो, क्या वो महफूज है? मेरे आदमी हर जगह फैले हुए हैं। तुम्हारे आदमी अब सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे फैलेंगे। तैमूर ने अपनी गन उस पर तानते हुए सर तैसे रखा। और मशर, उस तक तुम्हारा साया भी पहुंचने से पहले तुम्हें जहन्नुम से गुजरना होगा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। शाकिर एक मुख्तसिर मगर शदीद मुकाबले के बाद शाकिर पहलवान और उसके तमाम साथी
कानून की गिरफ्त में थे। तैमूर ने जब शाकिर के हाथों में हथकड़ी लगाई तो उसके वजूद में एक गहरा सुकून उतरा। खतरा हमेशा के लिए टल चुका था। अगली सुबह घर की फिजा बदली हुई थी। रात भर की परेशानी के बाद अब एक अजीब सी खामोशी थी। मशल ने सुबह ही टीवी पर शाकिर पहलवान की गिरफ्तारी की खबर देख ली थी। उसका दिल तैमूर के लिए फख्र और खुशी से भर गया, मगर साथ ही एक उदासी भी की लहर भी उसके दिल में उठी थी। उसे तैमूर का वादा याद था, जिस दिन शाकिर पहलवान सलाखों के पीछे होगा मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। मिशन मुकम्मल हो चुका था। अब इस मुआहिदे के खत्म होने का वक्त था। तैमूर जब घर आया तो वो थका हुआ लेकिन पुरसुकून था। वो लाउंज में दोनों आमने सामने बैठे थे। वही लाउंज जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी, जहाँ उनकी नोकझोंक शुरू हुई थी। आज वहीं सब कुछ खत्म होने जा रहा था। आखिरकार मशल ने हिम्मत करके खामोशी को तोड़ा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ पीक गई। तो एएसपी साहब, मिशन मुकम्मल हुआ। आपने मुजरिमों को पकड़ लिया। अब आप मुझे कब आज़ाद कर रहे हैं? तैमूर ने उसकी तरफ देखा। आज उसकी आंखों में कोई सख्ती, कोई गुस्सा, कोई संजीदगी नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे मशल पढ़ नहीं पा रही थी। वो अपनी जगह से उठा और उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में एक नाकाबिले यकीन नरमी थी। मुजरिमों को तो मैंने गिरफ्तार कर लिया है मशल, लेकिन एक शरारती, बेबाक और बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है, और इस जुर्म की कोई जमानत नहीं होती। मशल साकित रह गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा कि वो बाहर आ जाएगा। तैमूर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मुझे इस वक्त एहसास हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जो मुझे तुम्हारे बुरे ख्वाबों की फिक्र अपनी केस फाइलों से ज्यादा होने लगी। मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब तुम्हारे बनाए हुए कैरेमल लॉटे की मिठास मेरी कड़वी कॉफी से ज्यादा मुझे अच्छी लगी। तुम्हारी शरारतों के बगैर मेरी जिंदगी फिर से बेरंग हो जाएगी, और मैं अब इस बेरंग जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। मशल की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे। क्या ये एक एतराफी जुर्म है एएसपी साहब? उसने शरारत से पूछा। उसकी आवाज आंसुओं में भीगी हुई थी। ये एतराफी मोहब्बत है, तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये वही सच्ची मुस्कुराहट थी जो मशल ने पहली बार उसके चेहरे पर देखी थी। कि तुम सारी जिंदगी के लिए मेरी कैदीगण बनना कबूल करोगे? इस बार ये कोई मायदा नहीं, एक सच्चा रिश्ता होगा। मसल की आंखों में एक नई चमक आ गई। वो शरारत से बोली, तो फिर ठीक है, लेकिन इंटरव्यू तो मैं अब भी लूंगी, और इस बार अनुमान होगा कैसे मैंने शहर के सबसे खड़ूस एएसपी को हमेशा के लिए गिरफ्तार किया। तैमूर ने एक बुलंद कहका लगाया, एक ऐसा कहका जो इस घर में पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। उसने उसे अपने करीब कर लिया, हमेशा के लिए। उनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक जो एक चैलेंज से शुरू हुई थी, अब जिंदगी भर की मोहब्बत भरी शराकत में बदल चुकी थी। जो एक दूसरे के लिए आग और पानी थे, अब एक दूसरे के बगैर अधूरे थे।